वेलकम प्यारे बच्चों, मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने बहुत प्यारे से यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर। आज कार्बोनेट्स कंपाउंड के सेकंड पार्ट के साथ हम आए हैं। जैसा कि पहला पार्ट हमने जब पढ़ा था उसमें हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप, उनकी प्रॉपर्टीज़, होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में पढ़ा। आज हम इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे, तो बड़ा प्यारा सा हमारा चैप्टर है। ये प्रैक्टिकल वाइज भी है, प्रैक्टिकली भी यहाँ पे हम परफॉर्म स्कूल में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम सेकंड पार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले आज के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस से कैसे रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके वो किस तरीके के नए नए कंपाउंड बनाता है। मीन्स केमिकल चेंज, जो आपको पता है कि केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस बनता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग यही होता है कि किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है कि बर्निंग, और हमें पता है कि बर्निंग के लिए व्हाट वी रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन। तो कंबशन का मतलब ये होता है किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखा यह जाता है कि जिस भी किसी हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने पर यह हाइड्रोकार्बन जो रिएक्शन करता है वो किसके साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ। तो जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और जितने हाइड्रोजन होते हैं वो क्या बनाते हैं, वाटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे हम अगर मीथेन को बर्न करें तो मीथेन को बर्न करने पे हम यहां देख पा रहे हैं कि एक कार्बन है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल में कितने वाटर बनेंगे, 4 हाइड्रोजन में कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। तो यहां पे आप याद रख सकते हैं कि अगर हम मीथेन को बर्न करें तो ऑन बर्निंग मीथेन नंबर ऑफ कार्बन कन्वर्ट्स इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, और जितने हाइड्रोजन उसका हाफ क्या बना दे, सीधे वाटर। 4 हाइड्रोजन है 2 वाटर बना दे, 6 हाइड्रोजन है 3 वाटर बना दे, 7 हाइड्रोजन हो तो 7/2 वाटर बना दे। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग की। तो यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ भी है, 1 कार्बन यहाँ भी है। ऑक्सीजन को देखें तो कितने कार्बन, ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे चेक करें तो 2 और 2 4। मीन्स हमें यहाँ कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2 और चाहिए, तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे 2। तो इस तरीके से ये क्या हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी इथीन को जैसे हीट कर देते हैं तो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। रिएक्शन करा दी हमने ऑक्सीजन के साथ, तो नंबर ऑफ कार्बन कन्वर्ट्स इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 कार्बन है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन मीन्स कितने यहाँ पे वाटर बनेंगे, जस्ट हाफ। तो साथ में कितने वाटर बन गए यहाँ पे, 2। ऑक्सीजन बैलेंस कर दें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 2 4, 4 और 2 6, और यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2, तो यहाँ क्या लगा दें हम, 3। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, कंबशन। अच्छा बेटा, ये कंप्लीट कंबशन है। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है तो यहाँ पे जो गैस रिलीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर किसी का भी अगर हाइड्रोकार्बन का अगर इनकम्प्लीट कंबशन करें तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इनकम्प्लीट कंबशन में हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यहाँ पे सारी रिएक्शंस कंप्लीट कंबशन वाली हम देख रहे हैं। जैसे बेंजीन को हीट कर दें तो ऑन हीटिंग विद बेंजीन क्या होगा, यहाँ पे O2 हीट किया हमने तो 6 कार्बन, तो यहाँ पे कितने CO2 बन जाएंगे, 6 CO2, और 6 ही हाइड्रोजन है तो जस्ट उसका हाफ वाटर, तो कितने वाटर हो जाएंगे यहाँ पे, 3H2O। ऑक्सीजन को देख लें हम, 6 2 12, 12 और 3 15, और यहाँ कितने हैं, 2। तो बहुत ज़्यादा हीट एंड ट्रायल नहीं, हमें कितने चाहिए, 15 चाहिए, 2 है तो यहाँ क्या लगा दिया, 15/2। तो इस तरीके से कंप्लीट कंबशन में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट, और यहाँ पे लाइट भी हमें मिलती है। तो ये है हमारा कंप्लीट कंबशन।
अब देखिए यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम while unsaturated carbon compounds give a yellow flame with lots of black smoke। आपने देखा होगा जब भी आपके घर में सिलेंडर जो होगा, जो गैस जिसको हम बोलते हैं, उसको जब आपने फ्लेम देखी होगी तो बड़ी क्लीन कलर की ब्लूइश कलर की आपको फ्लेम दिखती होगी। तो जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या मिलता है, क्लीन फ्लेम मिलता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इनकम्प्लीट कंबशन नहीं है। तो अगर क्लीन फ्लेम हमें मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे, कंप्लीट कंबशन। बट अगर यहाँ पे येलो फ्लेम हमें मिलता है विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, इसका मतलब है यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन है। क्या है यहाँ पे, इनकम्प्लीट कंबशन। However, limiting the supply of air results in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons, giving a sooty flame। सूटी फ्लेम का मतलब होता है, आपने देखा होगा मोमबत्ती जलते हुए, तो मोमबत्ती की फ्लेम में आपने देखा होगा ब्लैक कलर के जो स्मोक आता है उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। आप इसको ऐसे भी एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं कि एक पेपर ले लें, उस पेपर के ऊपर थोड़ा सा वेस्लिन लगा दें, और फिर जब चलती हुई मोमबत्ती पे आप जब उसको रखेंगे, ऐसा मतलब उसको जलाना नहीं है, उसको थोड़ा सा ऊपर फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर रख के देखना है, तो आप देखोगे कि जो फ्लेम से जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो उस कागज पे चिपक जाएंगे, और वो सारे क्या होंगे, आपके डस्ट पार्टिकल होंगे, जो इनकम्प्लीट कंबशन के कारण जो स्मोक बन रहा है वो स्मोक वहाँ पे जो है चिपक जाएगा। इसका मतलब अगर आपको ये एक टाइप का क्या हो गया बेटा, एयर प्यूरीफायर। क्या हो गया, एयर प्यूरीफायर। हमने क्या किया, जो वहाँ से स्मोक था उस स्मोक को हमने उस वेस्लिन वाले कागज पर रख के उस स्मोक को हमने क्या कर लिया, वहाँ पे स्टिक करवा दिया, जिससे जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा एक चीज और आप देखें, द गैस और केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट्स फॉर एयर सो दैट अ सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। आपने देखा होगा कि जब भी स्टोव वगैरह, बहुत पहले की बात है, आजकल तो स्टोव वगैरह नहीं यूज होते हैं, उसमें केरोसिन डालने के बाद उसको ऐसा पंप आउट किया जाता था, ऐसा पंपिंग किया जाता था कंटिन्यूअसली। तो वो पंपिंग इसलिए किया जाता था ताकि क्या हो जाए, सफिशिएंट ऑक्सीजन वहाँ पे मिल जाए, और जब वो केरोसिन बर्न हो तो बर्न करने पे हमें सूटी ब्लैक फ्लेम ना मिले, मतलब हमें यहाँ पे जो है ब्लैक कलर के स्मोक वाली फ्लेम ना मिले, बिल्कुल क्लीन कलर की वहाँ पे फ्लेम हमें अवेलेबल हो। If you observe the bottom of cooking vessels getting blackened, it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted। आपने देखा होगा कभी कभी बर्तन के नीचे वो काले हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वहाँ से जो एयर निकल रही थी, उस एयर ने क्या किया है, वो बर्तनों को ब्लैक कर दिया है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो भी फ्यूल है उस फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन है, और उस इनकम्प्लीट कंबशन के कारण वो क्या होते हैं, काले हो जाते हैं। अगला हम देखें, वाई डू सब्सटेंस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम। अच्छा बताइए, कोई भी सब्सटेंस विथ फ्लेम या विदाउट फ्लेम कैसे बर्न होता है, क्या मतलब हुआ इसका। आपने देखा होगा अभी बहुत विंटर का सीजन चल रहा है, आजकल तो रूम हीटर्स आ गए हैं, पर पहले के ज़माने में क्या होता था, अंगीठी, आपने कभी नाम सुना हो, अंगीठी एक मिट्टी का ऐसा बनाया जाता था चूल्हे टाइप, और उसमें नीचे कोयले डाले जाते थे और कोयलों को बर्न किया जाता था, है ना, उसे अंगीठी कहा जाता था, जिसमें ये सब हम रखते थे। तो आपने देखा होगा कि वो जो कोयले जो जलाए जाते हैं, है ना, या कंडे जलाए जाते हैं हमारे घरों में, तो वो कोयले या कंडे जो हैं शुरुआत में तो वो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, बट जब थोड़े समय के बाद उसको हम देखते हैं तो वो रेड कलर के हमें दिखने लगते हैं, अंगारे जिनको बोला जाता है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो अंगारा, तो क्यों कोई सब्सटेंस विथ फ्लेम या विदाउट फ्लेम जो है बर्न होता है, तो देखा यह जाता है कोई भी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के अंदर जब उसको बर्न किया जाता है तो उसके जो वेपराइज सब्सटेंस हैं,
है ना। वो वेपराइज सब्सटेंस क्या होते हैं, शुरुआत में जब बर्निंग होती है तो वेपराइज सब्सटेंस वो बर्न होते हैं और वो फ्लेम प्रोड्यूस करके वेपराइज्ड हो जाते हैं। उसके बाद जब सारे कंबस्टिबल जो वेपराइज सब्सटेंस है जब वो पूरे फ्लेम बना के जब वोलाटाइल चले गए, वो वेपराइज्ड हो गए, उसके बाद जो है वो क्या होता है, सब्सटेंस विदाउट फ्लेम यहाँ पे बर्न होता है। तो यहाँ पे अगर हम सोचें कि क्यों विथ फ्लेम या विदाउट फ्लेम ऐसा कोई सब्सटेंस बर्न होता है, तो विथ फ्लेम में क्या होगा कि सबसे पहले जो भी सब्सटेंस है वो सब्सटेंस बर्न होगा एंड ऑन बर्निंग वेपराइज्ड सब्सटेंस बर्न and they convert into gases and produce flames. और क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। बट जैसे जैसे यहाँ पे वेपराइज सब्सटेंस के बर्न होने के बाद जो बचता है वहां पे फिर क्या है, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो पाता। इसलिए कोई सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे पहले वो बर्न हो रहा है विथ अ वोलाटाइल सब्सटेंस जो है उसके अंदर वो बर्न हो रहा है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद फिर वो प्रोड्यूस फ्लेम करता है। आगे बढ़ें, इसको नोट कर लीजिए, एक बार चेक कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, आगे बढ़ें। तो बोले सर फिर फ्लेम क्यों नहीं दिखती? तो जो भी यहाँ पे गैसेस बनके जो फ्लेम के साथ प्रोड्यूस हो चुका है, उसके बाद अब क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस बच रहा है उसका एटम क्या करता है, गैसेस तो सारी एस्केप हो गई विद फ्लेम, तो जो एटम है उसको हीट तो मिल रहा है, तो हीट मिलने के कारण अब एटम क्या कर रहा है, वहाँ पे कलर प्रोड्यूस करता है। अब वो रेड, जैसे आपने देखा होगा कोयले जो है वो रेड कलर का वहाँ पे दिखता है कि रेड रेड कलर के हो जाते हैं वो, तो वो डिपेंड करता है सब्सटेंस पे। थोड़ा केमिस्ट्री आप समझिए कि जो भी कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी, वो हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट हीट कैपेसिटी के कारण यहाँ पे हमें कलर भी क्या मिलते हैं, डिफरेंट मिलते हैं। तो जो कोल और हैं ये किस कलर के दिखते हैं, रेड कलर के वहाँ पे हमें अपीयर होते हैं। आगे बढ़ें, तो ये क्वेश्चन की कोई भी सब्सटेंस विद और विदाउट फ्लेम हमें क्यों दिखता है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। अब यहां जो ऑक्सीडेशन हमें पढ़ना है वो ऑक्सीडेशन हमें पढ़ना है एल्कोहल का, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल हमें पता है C2H5OH इथाइल एल्कोहल। तो याद रखें जब भी किसी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो दिस एल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। कि कोई भी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इट कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस ऑक्सीडेशन को कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इस ऑक्सीडेशन को कराने के लिए वी रिक्वायर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। यहाँ पे हम दो नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं पर आप हायर क्लासेस में इनको पढ़ेंगे। पहला KMnO4, नाम है इसका पोटेशियम परमैंगनेट। और सेकेंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, नाम है इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लें यहाँ पे
कि एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, दे कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। दे कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर वाइज हम समझें तो ये कुछ ऐसा होता है CH3CH2OH। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे कि क्या बना है यहां पे CH3COOH, मतलब कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन है वो बाहर निकले हैं और एक ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन जो हैं, जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर हो जाते हैं और इसकी जगह यहाँ पे एडिशन हो जाता है किसका, ऑक्सीजन का। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पे एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसे याद रखेंगे, नोट करते जाइए। आज बड़ी छोटी सी क्लास है, बहुत छोटा सा पार्ट हमारा रिमेनिंग है। अगला आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन गिवन बाय unsaturated hydrocarbons। It is given by unsaturated hydrocarbon मीन्स ऐसे कार्बन जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इस रिएक्शन को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ले लें इथीन और इसके अंदर हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमाइन वाटर की, तो यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा और एक एक Br दोनों कार्बन पे यहां ऐड हो जाएगा। ये पर्टिकुलर जो टेस्ट होता है, ब्रोमाइन वाटर हमारा रेड ऑरेंज कलर का होता है और इस रिएक्शन के बाद वो कलरलेस हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे टेस्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर ब्रोमाइन वाटर को डाल देंगे और ब्रोमाइन वाटर कौन से कलर का होता है, रेड ऑरेंज कलर का, और रेड ऑरेंज कलर को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, कलरलेस में। तो ये रिएक्शन हो गई पहली, रिएक्शन विथ ब्रोमाइन वाटर। सेकेंड रिएक्शन जो है यहां पे वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां भी हम डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट्स इनटू द सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिर से क्या हो, यहां पे डबल बॉन्ड रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन के साथ। यहां पे कैटलिस्ट यूज किया जाता है या तो निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम, NiPt/Pd। इन तीनों में से किसी के भी प्रेजेंस में फिर से यहां पे वही चीज होने वाली है, डबल बॉन्ड टूटेगा और यहां पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में और दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन का हम एडिशन यहां पे कर देंगे। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। अगर ये एल्काइन होता तो सबसे पहले क्या होता, एल्काइन का यहां पे रिएक्शन कराया जाता हाइड्रोजिनेशन, क्या बनता, एल्कीन, और फिर एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन कराते तो क्या बनता, एल्केन। तो ट्रिपल को डबल में, डबल को सिंगल में। तो ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाती हैं, एडिशन रिएक्शंस। यहां पे ये देखा जाता है कि अगर हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है, उसका अगर हाइड्रोजिनेशन कर दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो इट कन्वर्ट्स इनटू द वनस्पति घी। वनस्पति घी को नॉर्मली हमारे घरों में डालडा घी कहा जाता है,
तो डालडा बेटा कंपनी का नाम है, वो इतना फेमस हो गया कि उसको हम डालडा घी बोलने लगे, बट बेसिकली वो क्या होता है, वनस्पति घी। तो वेजिटेबल ऑयल का अगर हम हाइड्रोजनेशन कर दें, क्योंकि ये होते हैं अनसैचुरेटेड ऑयल, क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, और हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वनस्पति घी में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। नोट कर लें इसे। अगली रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक का आना दूसरे का जाना। अब जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो अगर मेरा कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढेगा तो वो केमिस्ट्री का ही टीचर लाएगा, ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश लिटरेचर वाला बंदा केमिस्ट्री पढ़ाने लगेगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस आता है और उसके जैसा एक सब्सटेंस बाहर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी बात, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्केन्स कि मीथेन की रिएक्शन हम करा दें क्लोरीन के साथ। यहाँ पे सनलाइट का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, या यूवी लाइट होना चाहिए, या तो सनलाइट या यूवी लाइट, इन दोनों में से किसी भी लाइट का होना ज़रूरी है। हीट भी लिया जा सकता है। तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और उसकी जगह कौन आ जाता है, एक क्लोरीन। तो यहाँ बनता है CH3Cl प्लस HCl। अब अगर ये क्लोरीन एक्सेस में हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या करता है, इस रिएक्शन को कंटिन्यू करवाने लगता है। कब तक करवाता है, जब तक कि सारे हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। तो अगर क्लोरीन एक्सेस में हो जाए तो यहाँ पे ये रिएक्शन फिर से होने लगता है इन द सेम मैनर। सनलाइट को हम HNu लिख सकते हैं और यूवी लाइट को UV। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH2Cl2 प्लस HCl। फिर से रिएक्शन हो जाएगी, CH2Cl2 प्लस Cl2, HNu/UV convert into CHCl3 plus HCl, again CHCl3 plus Cl2, HNu/UV converts into CCl4 plus HCl। इस तरीके से क्या होगा, ये रिएक्शंस होने लगती है। तो अगर क्लोरीन एक्सिस में है तो जब तक जितने सारे हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए तब तक ये रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है। नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे, चलिए अगली रिएक्शन है हमारी। कुछ क्वेश्चन है, वाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जल्दी से बताइए, आंसर बता चुका हूं मैं कि एथेनॉल से एथेनोइक एसिड का कन्वर्जन क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बिकॉज क्या होती है रिएक्शन, CH3CH2OH ऑन ऑक्सीडेशन in presence of KMnO4 or K2Cr2O7, it converts into the ethanoic acid। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, कार्बन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। So this reaction is oxidation reaction। तो ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। Next, a mixture of oxygen and ethine is burned for welding. Can you tell why a mixture of ethine and air is not used? बताइए जल्दी से। कि देखा जाता है कि आर्क वेल्डिंग होता है। आपने देखा होगा कि ब्लैक स्मिथ जब वेल्डिंग करते हैं तो एक स्पेशल ग्लास पहन के
और उनके पास एक गन जैसा होता है, गन को चालू करते हैं तो फ्लेम आता है ब्लूइश कलर का, ब्लूइश रेडिश कलर का फ्लेम होता है, और उससे वो क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। या मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? बताएं जरा आंसर क्या होता होगा। इट इज बिकॉज we required complete combustion। हमें क्या चाहिए यहां पे, कंप्लीट कंबशन चाहिए। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन needed is more, but air have with oxygen other gases like नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। इसलिए हमें क्या चाहिए वहां पे, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए किसका मिक्सचर यूज किया जाता है, ऑक्सीजन और इथाइन का। रिएक्शन अगर हम लिख लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O2, नंबर ऑफ कार्बन कन्वर्ट्स इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 कार्बन है तो कितने CO2 बनेंगे, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो एक ही वाटर बनेगा प्लस H2O। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेक कर लें, 2 2 4 और 1 5, यहां हमारे पास 2 है तो क्या हो जाएगा 5/2। और अलॉन्ग विद दिस एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी क्या करती है, यूज टू वेल्ड द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को वेल्ड करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम कंप्लीट कंबशन चाहते हैं, और कंप्लीट कंबशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए, इसलिए यहां पे ऑक्सीजन और इथाइन को बर्न किया जाता है बजाय कि एयर के प्रेजेंस में। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें पहला कंपाउंड जो है वो है एथेनॉल। फॉर्मूला होता है C2H5OH। इट इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल। क्या है ये, एक एल्कोहल का टाइप है। एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितने एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, जो हो गया हमारा बियर, विस्की, रम, जीन, बोले सर क्या सिखा रहे हो आप, तो अब हम क्या करें, यहाँ पे केमिस्ट्री है, बट प्योर एल्कोहल जो केमिस्ट्री लैब में होता है उसको कंज्यूम नहीं करते। ध्यान रखिएगा, ड्रिंकिंग वाला कुछ और होता है और लेबोरेटरी में कुछ और है, तो ऐसा ना हो कि आप लेबोरेटरी के अंदर शुरू हो जाएं, तो वहाँ का एल्कोहल बिल्कुल भी कंजम्पशन के काबिल नहीं होता। तो जितने भी लीकर प्रोडक्ट्स हैं, सारे लीकर प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एथेनॉल प्रेजेंट होता है, C2H5 प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लें हम इसका। IUPAC नाम क्या हो गया, एथेनॉल। ठीक है, अब एथेनॉल का जो यूज है वो लीकर प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारी अदर फील्ड्स में भी किया जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे सबसे पहला इन द केस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन्स में बहुत सारे जो कफ सिरप्स होते हैं, उन कफ सिरप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, आपने देखा होगा कि जब हमें घाव हो जाता है, लग जाती है, चोट लग जाती है, और डॉक्टर के पास जब हम पट्टी कराने जाते हैं, बैंडेड कराने जाते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि एक ब्राउनिश कलर का जेल वो हमारे घाव पे लगाते हैं और हमारी पट्टी जो है वो पीली हो जाती है। तो यहाँ पे टिंचर ऑफ आयोडीन को जो है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एल्कोहल एंड आयोडीन, और आयोडीन यहाँ पे एंटीसेप्टिक का काम करता है। याद करें एक एडवर्टाइजमेंट आता था, विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक,
वी को टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक का मतलब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर दें, हील कर दें, जो हमें उस घाव को, जब हम बोलते हैं ना नॉर्मली कि घाव हमारा जो है पकने लगा है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगी है वहाँ पे, तो उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करने के लिए एंटीसेप्टिक का यहाँ पे काम किया जाता है। तो वो किससे बनता है? टिंचर ऑफ आयोडीन से। तो नोट कर लीजिए ये सारे। तो पहला इंपॉर्टेंट यूज एल्कोहल का इन लीकर प्रोडक्ट्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज कफ सिरप्स के अंदर, थर्ड इंपॉर्टेंट यूज इसका जो होता है वो होता है यहां पे एंटीसेप्टिक पे। नेक्स्ट जो प्योर एल्कोहल होता है, प्योर एल्कोहल को एब्सोल्यूट एल्कोहल कहा जाता है। प्योर एल्कोहल इज कंसिडर्ड एज एन एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट, अभी मैंने आपसे कहा कि 100% प्योर एल्कोहल को कभी कंजम्पशन नहीं किया जाता उसका, तो प्योर एल्कोहल इज नोन एज एब्सोल्यूट एल्कोहल। बाकी और डिटेल इतना ज़्यादा चलना नहीं है क्योंकि 10th क्लास में आपके लिए इतना सफिशिएंट है। तो ये है एथेनॉल की कॉमन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इसकी कुछ रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट है रिएक्शन विथ सोडियम। एथेनॉल reacts with sodium and release हाइड्रोजन गैस। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। और वी नो वेरी वेल कि whenever any acid reacts with metal it makes salt and release हाइड्रोजन गैस। तो सिमिलरली एल्कोहल reacts with sodium metal और क्या बनाता है? सॉल्ट, और साथ में रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन अगर इसका हम लिखें C2H5OH प्लस Na कन्वर्ट्स इनटू C2H5ONa एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस। नाम होता है इसका सोडियम इथॉक्साइड। क्या कहा जाता है इसे? सोडियम इथॉक्साइड। तो एल्कोहल किसके जैसे काम करने लगा बेटा? एसिड के जैसे काम करने लगा, क्योंकि एल्कोहल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। This reaction is also known as dehydration reaction। क्या कहा जाता है इसे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन लिख लें CH3CH2OH। रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। कितने केल्विन पे होता है रिएक्शन? 443 केल्विन। अब हमें वाटर हटाना है, तो देखो बेटा वाटर हटाने के लिए फॉर्मूला है HOH। तो एक OH तो यहाँ से हटा दें और हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें। अब एक ही कार्बन से आप OH और H हटा दोगे तो ये कार्बन बुरा मान जाएगा, इसलिए OH एक कार्बन से और H दूसरे कार्बन से। तो क्या बचा यहाँ पे? CH2। यहाँ भी क्या बचा? CH2। एक सिंगल बॉन्ड तो पहले से था, अब एक एक बॉन्ड यहाँ टूट चुका है। यहाँ OH का बॉन्ड टूट गया है, यहाँ हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया है। तो अब कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन गया यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, इथीन बन गया। और यहाँ पे क्या रिलीज हो गया? H2O। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4 हियर? व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? तो यहां पे बेटा ये जो H2O है
ये H2O इस रिएक्शन को फिर से रिवर्स ला सकता है, इसलिए यहां पे ये H2SO4 इट इज वर्कड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये कैसे काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट वर्कड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो क्या करता है, वाटर बना और उस वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां पे रोल ऑफ H2SO4 क्या है? इट इज वर्कड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उतार लें इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़े आगे। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड इज CH3COOH, जिसे हम नॉर्मली एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। क्या प्रॉपर्टी है? एथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। क्या कहा जाता है? विनेगर। तो पूरा एसिटिक एसिड हमारा विनेगर नहीं है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, मतलब अगर 100 ml वाटर है तो उसके अंदर 5 से 8 ml अगर हम एसिटिक एसिड मिला दें तो वो क्या कहलाता है? विनेगर। और इसका यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। प्रिजर्वेटिव का मतलब जो खाने को खराब होने से बचाएं, जो फूड का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रिजर्वेटिव। ठीक है, सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव नमक कहलाता है, सॉल्ट। तो फूड प्रिजर्वेटिव में विनेगर काम आता है। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 290 केल्विन ही होता है एथेनोइक एसिड का। इसलिए क्या होता है, ठंड के दिनों में ये पूरा फ्रीज हो जाता है, इजीली फ्रीज हो जाता है। आइस जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, आइस से अच्छा स्ट्रक्चर होता है। तो ये विंटर में क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। इसीलिए इसका एक और नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये सारे पॉइंट जहां में अंडरलाइन करें, ये सब आपकी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। व्हाई इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो क्यों कहा जाता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 290 केल्विन। तो विंटर में जब टेम्परेचर कम हो जाता है, अभी जो विंटर चल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या होगा, ये फ्रीज हो जाएगा, ये हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसलिए इसका एक और नाम क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। विनेगर क्या होता है, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसे याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड। पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड वाली इंपॉर्टेंट, नाम है एस्टरिफिकेशन। दिस रिएक्शन produces esters which are having fruity smell and used in perfumes, deodorant, एटसेट्रा। कि जो एस्टर यहाँ पे बनते हैं वो एस्टर्स बहुत फ्रूटी स्मेल रखते हैं और उनका इस्तेमाल इसीलिए परफ्यूम इंडस्ट्री जो है, डिओड्रेंट्स इंडस्ट्री, उसमें किया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि क्या सेटअप होता है। एक बीकर हमने लिया, उस बीकर के अंदर वाटर बाथ चल रहा है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा एल्कोहल और थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H+ मतलब H2SO4 मिला दिया जाता है। फिर इस पूरे टेस्ट ट्यूब को इस बीकर वाले पानी वाले बीकर में रख के उसको हीट किया जाता है। डायरेक्ट हीट नहीं करते क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, आंख पकड़ लेता है आसानी से, जल्दी से, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बाथिंग बोलते हैं, इसको वाटर बाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर बाथ।
तो डायरेक्ट हीटिंग नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट हीटिंग। और जब इसको स्मेल किया जाता है तो इसका स्मेल जो होता है वो कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। रिएक्शन क्या होता है, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। एक तरफ ले लें एल्कोहल और एथेनोइक एसिड CH3COOH। तो यहां से OH और एल्कोहल से H बाहर निकलता है -H2, या इसको वहां लिख देंगे प्रोडक्ट में कि इन एसिडिक मीडियम क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O CH2 CH3 और साथ में क्या बाहर निकल जाता है, H2O। नाम है इसका इथाइल एथेनोएट। कुछ नाम बेटा आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे सीधे सीधे, इथाइल एथेनोएट। और यही क्या होते हैं, एस्टर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, एस्टर। तो नोट कर लीजिए, इसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखें क्या रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, एस्टरिफिकेशन। अगला आती है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। When esters reacts with base, they form sodium salt of acid and alcohol। और ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स होते हैं, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जो हैं रिएक्ट करते हैं हमारा सोप बनाने में। एस्टर्स व्हेन रिएक्ट्स विथ NaOH तो इट कन्वर्ट्स बैक इनटू एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये हो गया एस्टर, ये हो गया NaOH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट का एथेनोइक एसिड से बना है तो इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। क्यों, क्योंकि CH3COO- आयन जो होता है इट इज नोन एज एसीटेट आयन, और साथ में क्या बनता है, एल्कोहल। और यहां से जो ये सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट से फिर यूज किया जाता है उसका सोप इंडस्ट्री में, सोप बनाने में। ये तो बहुत कम कार्बन वाला सॉल्ट है, बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स के सॉल्ट लिए जाते हैं टू मेक द सोप। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है रिएक्शन विथ बेस। वी नो वेरी वेल कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, रिएक्शन हम करा दें किसी बेस के साथ तो एसिड गिव्स H+ आयन, बेस गिव्स OH- आयन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और क्या बनेगा यहां से, वाटर बाहर। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट विल बी द pH ऑफ दिस सॉल्ट, तो इसका pH 7 नहीं होता है, इसका pH जो है वो ग्रेटर देन 7 होता है, क्योंकि NaOH यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बट एसिडिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है। तो जो सॉल्ट बना है उस सॉल्ट का pH यहां 7 नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी, इसलिए ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं कहा जा सकता, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये है रिएक्शन विद बेस, बास लिख दिया है, इसको बेस कर देते हैं, रिएक्शन विद बेस। बढ़े आगे, बड़े अच्छे सिंपल सिंपल से 1 लाइन की रिएक्शंस हैं, बस यही एग्जाम में पूछी जाती हैं, ज्यादा हमें इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एसिडिक एसिड
जब कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है और इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं तो अगेन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ बाहर निकलती है और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर में डालें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो ये एक तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, मिल्कीनेस। तो एसिडिक एसिड Na2CO3 के साथ क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन द सिमिलर मैनर एसिडिक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब भी यहां पे क्या होता है, सॉल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर यहां पे फॉर्म होता है। तो इन द सिमिलर मैनर हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो रिलीजिंग गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब एकदम जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जब ओपन करते हैं तो सडनली बबल्स बाहर आते हैं, वैसे ही वो CO2 गैस ही होती है बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स में भी। तो जो बबल्स बाहर आते हैं उन बबल्स को जब, उस गैस को जब हम पास कराते हैं किससे, लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट कलर का जो होता है वो कैसा बन जाता है, मिल्की। नोट करके लिख लें यहां पे, एल्कोहल डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। एथेनॉल ये रिएक्शन नहीं देता। तो अगर कोई पूछ ले कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे केमिकली कि एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को, तो एल्कोहल कभी भी ये रिएक्शन नहीं देता, जबकि एथेनोइक एसिड ये रिएक्शन देता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए इसे। अगला आता है क्वेश्चन, देख लेते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल। अभी मैंने बताया कि एल्कोहल रिएक्टिंग विथ Na2CO3 और NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। बट कार्बोक्सिलिक एसिड when reacts with sodium carbonate or sodium bicarbonate, they forms salt of acid along with releasing of carbon dioxide gas। तो वहां पे वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, बट एल्कोहल ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट देखते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। लास्ट पार्ट जो है हमारा चैप्टर का वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट। आपको पता ही है कि ये सब क्लींजिंग एजेंट्स हैं। अच्छा, यहां सोप्स में हम जो है कौन से क्लींजिंग सोप्स की बात कर रहे हैं, जो कपड़े धोने के काम आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, क्या क्लींजिंग एजेंट होता है, कैसे ये कपड़े को साफ कर पाते हैं, कैसे डस्ट को साफ कर देते हैं, कैसे जो दाग हैं वो वहां से रिमूव हो जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा अब हमें सोप के फॉर्मूले पे चलना पड़ेगा। दे आर लॉन्ग चेन unsaturated hydrocarbon एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
सोडियम स्टेरेट, फॉर्मूला होता है इसका C17H35COO Na, नाम है सोडियम स्टेरेट, C17H35COO Na। तो इस पूरे पार्ट में हम ये देखते हैं कि यहां पे 17 कार्बन्स हैं अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, और लास्ट में है COO- और Na+। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में समझें। आप देख पा रहे हो कि सोप के इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो यहां पे बहुत लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हमें दिख रहा है अलॉन्ग विथ COO-। तो इस सोप के जो दो पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट पोलर होने के कारण, ड्यू टू पोलर, इट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या होता है ये? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब विच लव्स वाटर। बोले सर दिल विल बना रहे हो आप? विच लव्स वाटर, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो पोलर इन नेचर। तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर अट्रैक्टिंग। क्या मतलब होता है? वाटर अट्रैक्टिंग, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर, बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर, दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। देखिए फोबिया होता है, जैसे आप लोगों को केमिस्ट्री से है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग स्पीशीज विच डू नॉट लाइक वाटर। तो सोप के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है वाटर लविंग विच इज नोन एज हाइड्रोफिलिक। सेकेंड पार्ट होता है वाटर फोबिक, हाइड्रोफोबिक, जो कि वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है और वाटर की तरफ जो अट्रैक्ट नहीं होता। तो COO- अट्रैक्ट टूवर्ड्स वाटर, और दिस लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन डू नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स वाटर बिकॉज ऑफ द प्योरली कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। अब होता क्या है बेटा कि जैसे सपोज करो कि ये एक ऑयल का दाग है, इज अ स्ट्रेन ऑफ ऑयल। अब ऑयल इज व्हाट? आपने देखा होगा कि ऑयल और पानी कट्टर दुश्मन है, वो एक दूसरे में कभी डिसॉल्व नहीं होते हैं, है ना। तो ऑयल क्या करता है? फ्लोट करने लगता है वाटर पे। इसका मतलब ऑयल इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो देखिए दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो पानी का दुश्मन कौन? हाइड्रोफोबिक पार्ट। और पानी का दुश्मन कौन? ऑयल। तो सारे के सारे जब हम साबुन यहाँ पे या इस्तेमाल करते हैं तो जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो सारा हाइड्रोफोबिक पार्ट किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है? इस ऑयल की तरफ। और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, जो Na+ वाला पार्ट है, वो Na+ वाला पार्ट कहां चला जाता है? आउटसाइड द रिंग। और इन सब के चारों तरफ कौन होता है? वाटर। तो वाटर किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? इस प्लस वाले को। ये प्लस वाला किससे जुड़ा हुआ है? इससे। और ये किससे कनेक्ट है? ऑयल से। तो देखिए दोस्ती संगत का बहुत बड़ा असर होता है लाइफ में। आप जिसके साथ जैसी संगत रखेंगे उस तरीके से आप जाने जाएंगे। इसलिए यहां पे वाटर जो है इस पूरे प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये पूरा का पूरा जो दाग है, जो किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोफोबिक पार्ट से जुड़ा हुआ है सोप के, वो पूरा इस दाग को अपने साथ बाहर निकाल देता है। और वहां पे आपने देखा होगा फोम्स बनने लगते हैं, झाग बनने लगते हैं।
तो वो इसीलिए होता है क्योंकि पूरा वाटर क्या करता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है और इसी फॉर्मेशन को कहा जाता है मिशेल फॉर्मेशन। क्या कहा जाता है इसे? मिशेल फॉर्मेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मिशेल फॉर्मेशन। देखिए यहां पे हम एक डायग्राम भी देख सकते हैं कि ये रहा हमारा ऑयल ड्रॉपलेट, ये पूरा पार्ट जो है वो है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो किसकी तरफ है, टुवर्ड्स ऑयल, और सारे के सारे Na+ हैं वो है आउटसाइड दिस, और इसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर। इसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर वाला पार्ट होता है। इस तरीके से क्या होता है, कपड़े साफ हो जाते हैं। आया इतना समझ में? अब ज्यादा बेटर कौन, सोप या डिटर्जेंट? तो डिटर्जेंट इज मच बेटर देन सोप। एक एग्जांपल लिख देता हूं, सोडियम, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लॉरेल सल्फेट, इट इज एग्जांपल ऑफ डिटर्जेंट। तो क्यों डिटर्जेंट अच्छा है? क्योंकि डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों के साथ फोम, लेदर बनाता है, झाग बनाता है, इसलिए डिटर्जेंट ज्यादा अच्छा है। पर सोप जो है वो कभी भी हार्ड वाटर के साथ लेदर नहीं बना पाता, फोम नहीं बना पाता, झाग नहीं बना पाता, इसलिए इसका इस्तेमाल केवल सॉफ्ट वाटर में किया जा सकता है, हार्ड वाटर में इसका इस्तेमाल किया नहीं जाता। तो डिटर्जेंट इज मच बेटर देन द सोप। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्लींजिंग एक्शन। तो सर ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर होता क्या है? देखिए बच्चों, हार्ड वाटर जो होता है इट इज हैविंग सम इम्प्यूरिटीज, क्या होती है, इनमें कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं। अब दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। यहां पे दो टाइप की इम्प्यूरिटीज होती है, एक होती है कैटाइनिक इम्प्यूरिटीज, एक होती है एनाइनिक इम्प्यूरिटीज। तो कैटाइनिक इम्प्यूरिटीज के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसी इम्प्यूरिटीज होती हैं और एनाइनिक में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जैसी इम्प्यूरिटीज होती हैं। आपने देखा होगा कि ट्यूबवेल का पानी अगर हमारे घरों में यूज होता है तो वो बर्तन के नीचे व्हाइट कलर की लेयर बनाने लगता है। तो वो लेयर किसकी होती है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की लेयर्स वो बनने लगती है। तो हार्ड वाटर के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम। तो अगर ज़्यादा हार्ड वाटर हम कंज्यूम भी करते हैं तो फिर हमें स्टोन का प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब जस्ट बाय बॉइलिंग हम इस हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं कि जब हम इसको बॉइल करते हैं तो बाय बॉइलिंग जो कार्बोनेट आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना के एस्केप हो जाता है। तो इस तरीके से जो हार्डनेस है वो हार्ड वाटर जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होता है। बट परमानेंट हार्डनेस जो है इसके अंदर जो कैटाइनिक इम्प्यूरिटीज तो रिमेन्स द सेम, कैटाइनिक इम्प्यूरिटीज सेम होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम की, बट जो एनाइनिक इम्प्यूरिटीज हैं उस एनाइनिक इम्प्यूरिटीज के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सल्फेट आयन। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन परमानेंट हार्डनेस यहाँ पे होता है। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए फिर एक्वागार्ड और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है वो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं और पानी को क्या जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है। तो जो डिटर्जेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स गिव्स लेदर विथ both soft and hard water, soft and hard water, but soap gives leather only with soft water। इसलिए ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, डिटर्जेंट, बट थोड़ा कॉस्टली होता है, सोप थोड़ा चीप होता है।
ठीक है, तो ये है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर कि इम्प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ कैटाइनिक और एनाइनिक इम्प्रोड्यूस होती हैं, जिसके कारण पानी क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखें। वुड यू बी एबल टू चेक इफ अ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट? नो, वी कांट चेक बिकॉज डिटर्जेंट जो है वो सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के साथ लेदर फॉर्मेशन करता है। बट अगर सोप होता तो हम सोप के साथ कर सकते हैं, क्योंकि सोप जो है वो सॉफ्ट वाटर के साथ फॉर्मेशन लेदर का नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लॉथ्स। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लॉथ्स ऑन अ स्टोन or beat it with a paddle, scrub with brush, or the mixture is again in washing machine. Why is agitation necessary to get clean clothes? अगर आपने कभी कपड़े धोए हों तो आपको पता होगा सोप लगाने के बाद उसको घिसा जाता है, ब्रश लगाया जाता है, वॉशिंग मशीन में भी उसको घुमाया जाता है ना? तो क्यों ऐसा किया जाता है, जल्दी से बताइए। बिकॉज वी नो वेरी वेल कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मिशेल फॉर्मेशन होगा, जैसा अभी हमने देखा था कि वाटर लविंग पार्ट आउटसाइड होता है, वाटर हेटिंग पार्ट जो है वो टूवर्ड्स जो स्टन है उसमें होता है, और इस तरीके से क्या होता है, कपड़ा साफ होता है। तो वाटर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट के कारण ऐसा किया जाता है, ताकि इजीली क्या हो, वहां पे वो जो दाग है वो निकल जाए। चलिए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, बना लेते हैं इसे इथेन CH3 बॉन्ड CH3। कितने कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हो गए, 7। ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप ब्यूटेनोन, ओन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, कीटोन, और कीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोनिल। तो देख लीजिए कहां है, कीटोन ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that, हमें पता है कि फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। कुछ क्वेश्चन यहां पे मिक्स हो गया है। अगला है, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। वी नो वेरी वेल कौन सा टेस्ट था, ब्रोमाइन वाटर टेस्ट। इट वॉज ब्रोमाइन वाटर टेस्ट, इसमें क्या होता था, रेड ऑरेंज ब्रोमाइन वाटर decolorizes in unsaturated hydrocarbon। कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, उनके साथ ब्रोमाइन वाटर का डीकलराइजेशन हो जाता है, और रेड ऑरेंज का ब्रोमाइन वाटर जो है वो कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट, ओके, तो हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश होता है बेटा। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है और बहुत छोटा सा ये सेकंड पार्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल पार्ट से तो इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्स में यहाँ से आते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।